नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीसीएस के पॉलिटी सेगमेंट में न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। मतलब कह रहे हैं कि किसी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज में उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट को स्थापित करने या निर्मित करने का अधिकार किसके पास है? तो यहां होगा संसद के पास है। आंसर संसद होगा। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 25 है। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है? 58 साल तो कतई नहीं होगी। ठीक है, 62 वर्ष भी नहीं होगी, 60 वर्ष नहीं होगी, तो आंसर होगा आपका 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है। तो यहाँ हाई कोर्ट के लिए जो है वो 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है ये 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट की अवधि है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जी. कानिया, हीरालाल जी कानिया थे और वर्तमान में बी.आर. गवई जी हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इससे पूर्व की स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में रूप में की गई थी। ठीक है, फेडरल कोर्ट किया गया था और ठीक है, मॉरिस गोयर पहले जो वहाँ के उस समय के जो है न्यायाधीश थे। तो ये रहा। आपको पता होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने अभी आप एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था, क्या कहा था कि जो आरक्षण कोटा में एससी और एसटी कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम डैश साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील हो। मतलब पूर्व में वकील हो। उत्तरवर्तन का मतलब होता है पूर्व में वकील रहा हो। तो कितने वर्षों के लिए होता है, कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का अथवा दो से अधिक ऐसे अदालतों के उत्तरवर्तन में अधिवक्ता न रहा हो या कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न रहा हो। मतलब 5 वर्ष के लिए या तो हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो तब वो योग्य माना जाएगा, या 10 वर्ष के लिए किसी न्यायालय में जो है 10 वर्ष के किसी न्यायालय में पूर्व में वो एडवोकेट का कार्य कर चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ष सैंक्शन होगा, एडवोकेट के लिए है ये। अगर आप न्यायाधीश हैं तो 5 वर्ष के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कितने वर्षों के लिए आवश्यकता है? तो 5 वर्ष होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 में जो है क्या दिया गया? सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर होंगी फातिमा बीबी। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, तो फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी या मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। 6 अक्टूबर 1989 को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ जी हैं।
तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ जी हैं। और ये जो है क्या है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश हैं वो मीराबाई फातिमा बीबी हैं। फातिमा बीबी आप याद कर लीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो ये उस समय का था, तो टी एस ठाकुर थे, जिसको इनएलिजिबल मानिए, जो कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में बी आर गवई जी हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहे। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, आसाम और नागालैंड। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और यहाँ पर देखिए मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ये लोअर 2016 में पूछा गया था। तो कौन से नवसृजित उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ होगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। MMT जो है यहाँ पर नवसृजित जो है हाई कोर्ट्स हैं। 23 मार्च 2013 को 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन हुआ, जिसमें नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार होता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के या संघों के क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि संसद अगर चाहे, ठीक है, तो सपोज जैसे आपको पता होगा कि हाई कोर्ट अपना जो है इलाहाबाद है, अब खंडपीठ लखनऊ है, तो संसद चाहे तो ये मध्य प्रदेश को भी जो है जबलपुर है, उसके लिए भी हाई कोर्ट यहाँ पर बना सकती है। उसको क्षेत्राधिकार है, बशर्ते एक कारण होना चाहिए, भाई क्यों बना रहे हो, ठीक है, उसको यह पावर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट। यहाँ पर देखिए भारत का सुप्रीम कोर्ट, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, सामुद्रिक क्षेत्रों में होता है, अनक्लॉज इसको कहते हैं वो। तो यहाँ आंसर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट दिया है, बी है। देखिए क्या इसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो 160 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 है, तो मान लीजिए एक बड़ा शायद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 है। हरीश साल्वे जो है आपको पता होगा कि रहते थे हेग में, इसका हेडक्वार्टर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण हमारा जो है क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आपको एक चीज बताना चाहते हैं, न्यायिक कंडीशंस में आपने यहाँ पर देखा कि सबसे ऊपर हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट बैठता है, उसके बाद जिला न्यायालय बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कमेटी बैठती है, जिसमें आपका डीजी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और सेशन जज होते हैं, ठीक है। इसमें फिर दीवानी न्यायालय के मामले बनते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। 128 नंबर क्वेश्चन है, पटवारी मतलब लेखपालों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? संबंधित क्षेत्र की पुलिस स्टेशन एसएचओ, ये तो हो ही नहीं सकता है, पहली चीज गलत हो गई। ग्राम पंचायत के सरपंच, तो भैया सरपंच ब्लॉक से संबंधित हैं, तो ये भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर तहसीलदार जी बैठे हुए हैं, यही सब देखते हैं, ठीक है। इनके अंदर होते हैं नायब साहब होते हैं, फिर कानूनगो होते हैं, फिर नायब पहले होते हैं तहसीलदार, उनके होते हैं नीचे नायब तहसीलदार, फिर नायब होते हैं, फिर आपके कानूनगो होते हैं, फिर जैसे जैसे हायरार्की नीचे लेखपाल तक पहुंचती है। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी या लेखपाल के मुख्य कार्य होते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देते हैं। पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं, ठीक है। तहसीलदार के दफ्तर में कार्यालय में जमीन से जुड़े समस्त मामले होते हैं। तो थोड़ा मैं जिले प्रशासन के बारे में बता देता हूँ। जिले में बॉस जो होता है, यदि मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ इसमें, देखिए कमिश्नरेट प्रांत होता है, ठीक है,
और एक होता है हमारा जैसे जिला होता है नॉर्मल वाला। कमिश्नरेट प्रांत में कमिश्नर होता है, वो जिले का मुखिया होता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, ठीक है, कमिश्नर होता है। जैसे लखनऊ कमिश्नरेट है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का काम जो देखेगा वो कौन देखेगा, कमिश्नर देखेगा, पुलिस से संबंधित सारे गतिविधियों में। बाकी रेवेन्यू से संबंधित सारे मामले को कलेक्टर देखता है। वहाँ डीएम को कलेक्टर घोषित कर दिया जाता है। वहाँ डीएम को शस्त्र लाइसेंस, बॉस की पदवी, सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाती है। जैसे हमारा जिला सपोज है सुल्तानपुर है, ठीक है, सुल्तानपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, नॉर्मल जिला प्रशासन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का बॉस होगा डीएम। डीएम के अंतर्गत क्या क्या होगा, डीएम कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होगा, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर पुलिस एसपी साहब जो होंगे वो होंगे, जो कि डीएम इनका बॉस है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द बॉस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीएम बॉस होता है एसपी साहब का। कोई अगर एसपी साहब गलत काम करते हैं तो डीएम साहब से आप शिकायत कर दीजिए। इनफैक्ट जो मुझे पता है कि अगर डीएम डीओ लेकर के भेज दे कि यहाँ जो है कानून व्यवस्था डिस्टर्बेंस हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और एसपी साहब सही काम नहीं कर रहे हैं, तो एसपी साहब फिर खटिया खड़ी होने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, हालांकि उसके लिए प्रॉपर कमेटी गठित हो सकती है, क्योंकि मामला जो होता है फिर हायरार्की लेवल का होता है ना। फिर यहाँ पर देखिए, ये सेकंड वाला जो होता है वो रेवेन्यू से संबंधित होता है। इसमें एडीएम वगैरह काम करते हैं, सीडीओ काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो आपको पता होगा कि जिले में एडीएम होते हैं, एडीएम फाइनेंस एफआर होते हैं, एडीएम प्रशासन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो 3-4 एडीएम होते हैं, सीडीओ भी होते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं ब्लॉक का, डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ब्लॉक जो खंड लेवल का होता है वो उसका नेतृत्व सीडीओ करते हैं। तो ये सब गतिविधियां होती हैं। अब होता क्या है इसमें कि जैसे सपोज डेट आपका क्षेत्र यहाँ कादीपुर है, तो कादीपुर का जो मेन मुखिया होगा, जो डीएम साहब का प्रतिनिधि कौन बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ बैठे हैं एसडीएम साहब। एसडीएम साहब के अंतर्गत क्या कौन होंगे, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए कौन होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए आपके सीओ साहब बैठे होंगे, जो कि एसपी साहब के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर भी बैठाए गए हैं, ठीक है। तो सीओ साहब देखेंगे। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो एसएचओ होते हैं वो डायरेक्टली सीओ के तो अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीओ का इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, ठीक है, और ना सीओ साहब हस्तक्षेप करने का प्रयास भी करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ होते हैं एसडीएम साहब के अंतर्गत आते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं फिर नायब तहसीलदार। फिर होते हैं यहाँ एसडीएम। यहाँ न्यायिक और एडमिनिस्ट्रेशन वही मानते हैं। यहाँ मुकदमे भी देखते हैं अलग से न्यायालय के में बैठ करके, वो उसको न्यायिक कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फिर प्रशासनिक भी कार्रवाई सुनिश्चित हो जाती है। तो 2 प्रकार की गतिविधियाँ बांटी गई। हालांकि ये सब बहुत गलत है। प्रशासनिक और न्यायिक की प्रक्रियाओं को अलग अलग देखने का प्रयास करना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन को न्यायिक प्रक्रिया दे दिया गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोलझाल होता है और यहाँ पर न्यायालय की अस्मिता को भी ठेस पहुँचाया जाता है। और अधोगत्वा मामला जो होता है दीवानी में जाता है, फिर वहाँ फिर दिक्कतें आती हैं। और जिले में या इनफैक्ट आप इंडिया में देख सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या अभी तक जो है 34-35 हो पाई है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि देश के कंडीशन में क्या अप्लाई होगा? हाई कोर्ट के पास इतना दबाव है कि वो बेचारा जो है न्यायिक सक्रियता के मामले देखे, कि लोगों कल्याण के मामले देखे, कि फंडामेंटल राइट को वो जो है देख रेख करे, क्या क्या करेगा। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं और सरकार इसको सोचना चाहिए, संसद को सोचना चाहिए कि न्यायालय के हर जिले में न्यायालय की एक हेडक्वार्टर बनाया जाए, विजिलेंस कमेटी की एक हेडक्वार्टर बनाया जाए, विजिलेंस को सशक्त किया जाए। पर अगर भ्रष्टाचार सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाह रही, ठीक है। क्योंकि करप्शन हमारे आप से ही निकलती है। अभी हम आप कहीं सिलेक्टेड हो जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे भाई ऊपरी कमाई कितनी, यही सब तो गलत है। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो भैया ये होते हैं पटवारी साहब, ठीक है। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव की जिम्मेदारी पटवारी नामक कर्मचारी की होती है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस न्यायालयों में से अपील करेगा? तो यहाँ होगा आपका उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वह अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के खिलाफ, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो वह अपील प्रणाली के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय में राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के
अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमे में अपील सुन सकता है, दीवानी मुकदमे में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 से अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का मामला हो। ठीक है, उच्च न्यायालय निम्न मामलों में निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों ने में अपराधी को 4 वर्ष से अधिक की जो है समय की सजा दी गई है, मतलब 4 ईयर्स से अधिक की यदि समय सजा है, या फिर दीवानी मामले में यहाँ पर देखिए 5,000 से अधिक का जो मूल्य का अगर कोई मामला हो तो वहाँ पर इंटरवेंशन जो है हाईकोर्ट का आ जाता है। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिला प्रशासन का मुखिया होता है, तो भैया डीएम साहब होते हैं। जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधिकारी होता है, जिसे जिलाधीश या डीएम साहब कहते हैं। 132 जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस। ठीक है, जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। भारत में कलेक्टर का सृजन 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने किया था, जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया गया था। ठीक है, जिलाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन 4 रूपों में करता है। एक कलेक्टर के रूप में, राजस्व संग्राहक के रूप में, जब कमिश्नरेट प्रांत होता है तो वहाँ ये इसी रूप में आ जाता है। विकास अधिकारी के रूप में, जो खंड विकास अधिकारी हैं, सीडीओ वगैरह हैं, तो इसके रूप में भी कार्य करते हैं, सीडीओ साहब जैसे होते हैं। जिलाधिकारी के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पर देखते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, तो ये मजिस्ट्रेट है और जिलाधिकारी के रूप में है। जिलाधिकारी जब वो रहेगा तो इसके अंतर्गत सभी जो कर्मचारी वगैरह आ जाएंगे वो एज ए जो है वहाँ का सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार के पदे धारण करता है। अब चाहे तो सरकार इसी में ही डाइवर्सिफाई कर सकती है कि जो डीएम साहब को 4-4, 5-5 पद दिए हैं, काफ़ी लोड है, तो इसको भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। है भी डाइवर्सिफाई, आप सीडीओ बना दिए, एडीएम बना दिए, उनको अलग अलग क्षेत्र में पावर दे दिया है, और डीएम साहब को जो है उनसे दबाव बनाने के लिए प्रेरित न किया जाए। डीएम साहब उनको दबाव बना देते हैं, काम हो नहीं पाता है। किसी आम व्यक्ति को तो डीएम सुनते ही नहीं है, क्योंकि मैं कई मामले लेकर गया हूँ, वहाँ पर डीएम को सुनते नहीं है किसी का। जिलाधिकारी जिले के प्रशासन को चलाता है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है तहसीलदार की सहायता से, एडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल होते हैं जिले में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, ये सही है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खदानी, रख रखाव, लगान वसूली, ये भी ठीक है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने, ये भी ठीक है। तो प्रयोग सभी सही है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आयुक्त, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यही सही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यही करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। हाँ, अगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या कोई मतलब हाई स्कूल इंटर वाला जहाँ मामला होता है, एडेड संस्था होती है, उसके लिए DIOS देखते हैं, DIOS। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन क्या है। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है कौन? पुलिस अधीक्षक कतई नहीं करवाएंगे। लोक अदालत भैया तो आपसी समझौते के आधार पर बनाया गया लोक अदालत होता है, प्रो लिटिगेशन न्यायालय कहते हैं। ये वास्तविकता में रखता तो पावर न्यायालय की तरह ही है, लेकिन इसमें समझौते के आधार पर सारी घटनाएं होती हैं। अगर 2 पक्ष आपस में समझौता के आधार पर निर्णय ले रहे हैं तो लोक अदालत जो है उसको समझौता करवा देती है। जेलर कतई नहीं होगा, जो जेल वाले हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले में परिवार कल्याण के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है व्यवस्था देखता है, CMO उनको कहते हैं। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर कब 1772 में हुआ था? आपको वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पता होगा, और जिले लेवल पे वसूली के लिए उनको लगाया गया था। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है? तो जिलाधिकारी करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे जिलाधीश के को संस्थागत करिश्मा कहा गया है?
तो रंजन कोठारी, पी.आर. दुभाषी, टी.एन. चतुर्वेदी या जे.डी. शुक्ला। तो रजनी कोठारी जो हैं जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है, रजनी कोठारी को। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स क्या है? ये है 1772 में। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहां होगा डी। इनमें से कोई नहीं। 233 में भी नहीं है, 223 में भी नहीं बताया गया है और 245 में भी नहीं बताया गया। इसके अनुसार इसमें डी सही है। इसमें लिखा गया है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। तो कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अतः उपरोक्त में से कोई भी अनुच्छेद जिला शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी क्लास बताइएगा। कल हमारा स्थानीय नगरीय निकाय और न्याय पंचायत जो होगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो है प्रधानी और चेयरमैन या मेयर वगैरह का जो चुनाव वगैरह होता है, वहाँ पे जो सदस्य चुने जाते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।